हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 23rd क्लास है, ओडिशा का एग्जाम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सबके लिए हेल्पफुल हैं। ये चीजें मैं कई बार बोल चुकी हूँ। आंसर भी हमारे पास है नहीं, बट हम बेस्ट पॉसिबल आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस भी हो रही है इससे आपकी, और नए नए कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, नहीं किए हैं तो पहले के क्वेश्चन कर लीजिएगा। 220 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी। So according to Carl Jung, which of the following are the rational cognitive functions? यानी कुछ ना कुछ cognitive function से रिलेटेड कार्ल जंग ने बोला, और उसमें भी रैशनल की बात हो रही है, of psyche that act as apparatus for adaptation and orientation। यानी कुछ एक, पहले तो मैं यही बता देती हूँ, कार्ल जंग ने 4 cognitive functions दिए हैं। सो उन 4 में से ये 2 का ऑप्शन दे रहे हैं हमें, 1 and 2। ठीक है, सो 2 के ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि ये एक अपैरेटस की तरह या एक इक्विपमेंट की तरह काम करेंगे जब हम चीजों को अडेप्ट करें या ओरिएंटेशन हो, हमारी पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में हम ओरिएंट कर रहे हो। ओके, सो वो रैशनल कॉग्निटिव फंक्शंस हमसे पूछी हैं। सेंसेशन एंड इंट्यूशन, थिंकिंग एंड फीलिंग, सेंसेशन, थिंकिंग, इंट्यूशन एंड फीलिंग। तो जब रैशनल की बात आ गई और चीजों को अडेप्ट करने की बात आ गई तो डेफिनेटली थिंकिंग तो होगा कि आप सोच के ही कोई लॉजिकल या रैशनल थिंकिंग, रैशनल वाली चीजें होगी, राइट। तो थिंकिंग होगा तो ऑप्शन ए और डी आपका कट आउट हो जाता है। तो जैसे ही ऑप्शन ए और डी कट हुआ, यानी 50% चांसेस आपके सही हो गए। ये कौन सा तरीका बता रही है? ये एलिमिनेशन मेथड है। इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि थिंकिंग तो डेफिनेटली होगा। अब सेंसेशन या फीलिंग, तो जब आप सोच ही रहे हैं उस चीज के बारे में, यानी सेंसेशन ऑलरेडी हो चुकी होगी। ओके, तो अब फर्दर सेंसेशन में तो आपको सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ना। फीलिंग में आपका एक तरीके से सारी चीजें आ गई कि थिंकिंग और फीलिंग के हिसाब से जब आप अडेप्ट या ओरिएंट करेंगे तो वो बेटर होगा। सो आंसर क्या रहेगा? थिंकिंग एंड फीलिंग रहेगा। साइकोलॉजिकल टाइप्स नाम की इनकी बुक है जिसमें इन्होंने कॉग्निटिव फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं। 4 कॉग्निटिव फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं: थिंकिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन और फीलिंग। थिंकिंग ऑब्जेक्टिव होगा एंड फीलिंग जो है वो सब्जेक्टिव रहेगी, अलग अलग सबकी। रैशनल फंक्शंस इनको बोलते हैं। बाकी जो 2 बच गए, सेंसेशन और इंट्यूशन, ये इररेशनल फंक्शन जो है वो बोले जाते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। ठीक है, सो नया क्वेश्चन है जो आपने शायद अब तक नहीं किया होगा, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, इन चारों के नाम याद रखिए, अपने क्वेश्चंस में डाल लीजिए, और थिंकिंग और फीलिंग के आगे लिखिए कि ये रैशनल फंक्शंस हैं, और सेंसेशन और इंट्यूशन जो है वो क्या है? इररेशनल फंक्शंस है अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। ठीक है जी। साइकोलॉजिकल टाइप्स इस बुक का नाम याद रख सकते हैं। Which one of the following is to be followed for assessing the quality of questions? So questions की क्वालिटी को जांचने के लिए आप कौन सा एनालिसिस करेंगे? ये जब टेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम की बात हो रही है। तो जब आप टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आप पूरे टेस्ट में जो जो चीजें हैं, जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसको एनालाइज करते हैं। उस पूरी चीज को जब आप एनालाइज करेंगे पर्टिकुलरली, तो वो टास्क का एनालिसिस हो गया, राइट। लेकिन जब आप हर एक क्वेश्चन की क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे मुझे लगता है आइटम एनालिसिस इसका आंसर आना चाहिए, बिकॉज कंटेंट में आप सब कुछ चेक कर रहे हैं लेकिन आइटम एनालिसिस में आप हर एक पर्टिकुलर आइटम को एनालाइज कर रहे हैं। सो हर एक क्वेश्चन की क्वालिटी आप चेक कर रहे हैं, वो चीज अगर बोली जाए तो वो आइटम एनालिसिस मेरे हिसाब से बेटर आंसर होना चाहिए। कंटेंट एनालिसिस भी चांसेस है क्योंकि कंटेंट में ऑटोमेटिकली आइटम एनालिसिस आ गया, बट यहाँ पे क्वेश्चंस की क्वालिटी की बात पूछी गई है। सो हर एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो हर एक क्वेश्चन को हम यूजुअली आइटम बोलते हैं, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। सो उनको जब हम चेक कर रहे हैं तो वो आइटम को एनालाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, सो वो आइटम एनालिसिस मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को या पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कंटेंट एनालिसिस भी लग सकता है, बट मेरा लॉजिक सिंपल सा ये है कि आप हर एक क्वेश्चन की क्वालिटी असेस करने की बात हो रही है पूरे डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट के दौरान। तो जब आप पूरे डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट की बात कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हर एक आइटम की बात यहाँ हो रही है, तो आइटम एनालिसिस होना चाहिए ताकि और डीप और बेटर तरीके से एनालाइज आप उन चीजों को कर सकें। ओके, सो ये आंसर मेरे हिसाब से लॉजिकल है। आपके हिसाब से अगर कोई और आंसर है तो वो क्यों है ये जरूर कमेंट किया कीजिए। आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि मैम ये नहीं, ये होना चाहिए, बट आप ये भी तो बताइए कि आप क्यों बोल रहे हैं कि वो होना चाहिए। ओके, तो वो एक्सप्लेनेशन जरूर दिया कीजिए जब भी आप कमेंट करते हैं।
ओके हाँ, ये मैंने शायद इसमें वो लगना भूल गया, एनिमेशन नहीं लगा, इट्स ओके। हाँ, किसी ने क्लिनिकल टेस्ट के बारे में पूछा था, इसलिए मैंने ये चीज इंक्लूड की थी। जैसे भी क्लिनिकल की वर्ड आ गया ना, क्लिनिकल वर्ड, तो उसमें मेडिकल टर्म्स इंक्लूड हो जाती हैं, यानी मेडिकल वो होता है ना कि टेस्टिंग या मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली शामिल हो गया है, तो वो क्लिनिकल टेस्ट होगा। जैसे आप जाके ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो क्लिनिकल टेस्ट है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल टेस्ट भी क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे साइकोलॉजिस्ट, जब आप साइकोलॉजी में मास्टर करते हैं तो उसमें आपकी एक स्पेशलाइजेशन मिलती है कि क्लिनिकल है, मिलिट्री है, कौन सी स्पेशलाइजेशन आप करना चाहेंगे। सो क्लिनिकल अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो आप क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। सो वो क्लिनिक से ही ये क्लिनिकल वर्ड आया है यहाँ पे, कि जहां पे डायरेक्ट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो क्लिनिकल टेस्ट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एडमिशन इनटू अ प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए कौन सा टेस्ट बेटर रहेगा? तो यूजुअली जहां भी प्रोफेशन की बात आती है, हम एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ जाते हैं जब भी प्लेसमेंट की ऐसी चीजों की बात आती है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट इसका आंसर हो सकता है। ओके जी। Which one of the following features is true relating portfolio evaluation? तो जब आप पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करते हैं, उससे क्या चीजें रिलेटेड हैं? ओके, सो फ्री फ्रॉम बायस एंड सब्जेक्टिविटी नहीं, बायसनेस या सब्जेक्टिविटी से फ्री नहीं हो सकता है, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, सबका पोर्टफोलियो अलग अलग है, हर एक टीचर का उसको जज करने का तरीका भी अलग अलग होगा। सो ये बायसनेस से या सब्जेक्टिविटी से फ्री नहीं हो सकता। ओके, कंटेन्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कॉन्फिडेंशियली फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स नहीं, ये पेरेंट्स और टीचर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, पोर्टफोलियो स्टूडेंट बनाता है यूजुअली, और फिर वो दिया जाता है और फिर टीचर्स उसको इवेल्युएट करते हैं। ओके, सो ये भी नहीं होना चाहिए। कंटेन्स सैंपल्स ऑफ लर्नर्स वर्क एंड शोज ग्रोथ ओवर टाइम। हाँ, ये ठीक है स्टेटमेंट तो बिल्कुल, कि पोर्टफोलियो में क्या चीज होती है, लर्नर के काम को जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या ग्रोथ हुई है, क्या क्या चीजें आपने की है, अचीव की हैं, वो सारी चीजें वहां मेंशन होती है पोर्टफोलियो में। ओके, प्रिपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग पोर्टफोलियो इज वेरी सिंपल एंड इजी। तो पोर्टफोलियो को बनाना और इवेल्युएट करना बहुत इजी होता है, ये पोर्टफोलियो इवेल्युएशन से रिलेटेड है। सो पॉइंट ये है कि फर्स्ट और सेकंड तो डेफिनेटली नहीं है। ये देखा जाए तो पोर्टफोलियो की ही डेफिनेशन इन्होंने दे दी कि पोर्टफोलियो में होता क्या है। सो पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ये चीजें होती हैं। और दूसरी लास्ट स्टेटमेंट हमें दे दी कि पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करना और प्रिपेयर करना बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, सो और हमसे पूछ रहे हैं पोर्टफोलियो इवेल्युएशन से रिलेटेड, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग भी अगर हम कर लें तो स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है लास्ट वाली। ठीक है, तो एक बार के लिए तो सोचा जाए तो हाँ, सी स्टेटमेंट ज्यादा बेटर नजर आएगी कि ठीक है पोर्टफोलियो में यही तो होता है, बट इन्होंने पोर्टफोलियो इवेल्युएशन टर्म भी लगाई है। ओके, सो पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करने की बात की है, इवेल्युएशन के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, ऐसा कुछ अगर दिया होता तो ऑब्वियसली वो आंसर होता। सो पोर्टफोलियो को बनाना और उसको इवेल्युएट करना इजी और सिंपल है, ये चीज रिलेट कर पाना, मतलब इजी और टफ वाली सिचुएशन तो आनी नहीं चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैंने सी आंसर जो है वो यहाँ पे किया है। ऑल्दो फर्स्ट और सेकंड तो डेफिनेटली नहीं है, तो 50% चांसेस अगेन हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन ठीक होने के। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी है, बट मेरे अकॉर्डिंग फिर भी सी आंसर के साथ जाऊंगी मैं, शायद अगर मैं ये क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। सो डी इसलिए नहीं क्योंकि जब मतलब ये इवेल्युएशन से रिलेटेड कुछ नहीं बोला इन्होंने बस ये बोला कि प्रिपेयर करना और इवेल्युएट करना इजी होता है, तो ये चीज मुझे थोड़ी इवेल्युएशन से कनेक्ट करती हुई नजर नहीं आई। सी जो है वो आंसर हो सकता है। What is research design? तो रिसर्च डिजाइन क्या है? A way of conducting research that is not grounded in theory. रिसर्च कंडक्ट करने का तरीका जो कि ग्राउंडेड नहीं है, नॉट ग्राउंडेड इन थियरी। द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, बट कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं साइड बाय साइड, ये भी पॉसिबल है, तो चूज करना तो रिसर्च डिजाइन नहीं होगा। स्टाइल इन विच द रिसर्च फाइंडिंग्स हैव टू बी प्रेजेंटेड, एक पर्टिकुलर स्टाइल जिसमें आपको अपनी रिसर्च फाइंडिंग, जो भी आपको रिसर्च की है, आपने आपको रिसर्च के दौरान चीजें मिली हैं, फाइंडिंग्स हुई हैं, उनको किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे वो रिसर्च डिजाइन होगा। या फिर एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टडी इन कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे। सो ये बेटर है कि एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है रिसर्च डिजाइन, रिसर्च आप कैसे करेंगे उसका डिजाइन है पर्टिकुलर। जैसे आप कभी सूट बनवाएं तो एक पर्टिकुलर डिजाइन तो बताएंगे ना, यहां से ऐसे कर देना, वो बना देना, ये कर देना। सो वैसे ही है रिसर्च डिजाइन, रिसर्च करते टाइम एक पूरा डिजाइन आपने रेडी किया है
कि ऐसे 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 करना है, ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है और इसमें ये कंपोनेंट्स होंगे और सारी चीजें आप लॉजिकल वे में एक साथ रख रहे हैं। सो डी जो है वो इसका आंसर रहेगा। ओके, In which type of research it is possible to find out the relationship between two or more variables? तो आप जो variables हैं उनके बीच में relationship कहाँ find कर सकते हैं? Okay, so जो survey research, historical, ethnographic और naturalistic observation. So मेरे अकॉर्डिंग ये जो तीन ऑप्शंस है ना लास्ट के, इन तीन ऑप्शंस में कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? क्वालिटेटिव चीजों की बात हो रही है। ठीक है, रिसर्च जो सर्वे करते हैं हम, उसमें हम क्वेश्चनियर देते हैं और उस सर्वे के दौरान क्वांटिटेटिवली हम जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो उस हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो मुझे बेटर ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल में आप हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगा देंगे, जो चीजें हुई हैं उनको बता देंगे। एथनोग्राफी में आप जाके ऑब्जर्व कर लेंगे पर्टिकुलर एरिया में, और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी वही हुई कि नेचुरल कंडीशंस में चीजों को ऑब्जर्व करना, राइट। सो इसमें रिलेशन, ये एक तरीके से सब्जेक्टिव चीजें हो गई तीनों की तीनों। ऑब्जेक्टिव वाला जो ऑप्शन है ना कि आप डायरेक्ट ऑप्शन वो बता सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में, तो वो सर्वे रिसर्च में ज्यादा ऑप्शन जो है वो नजर आता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज मेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर की अगर हम बात करें, और अगर मैं एनईपी 1986 की बात करूं, क्योंकि अब तो 2020 आ गई लेकिन ये तो 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अकॉर्डिंगली बिलो 6 इयर्स होना चाहिए, क्योंकि 1986 में भी यही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बोला गया कि जो स्पैन है किसके 6 साल से, कंसेप्शन से लेके 6 साल तक, उसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोलेंगे। लेकिन जो अपनी अब आई है ना एनईपी 2020, उसमें जो चीज बोली गई कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आप बनाएंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, उसमें बोला गया कि अप टू दी मतलब 8, तो वो 8 साल से नीचे वाले जो हैं उनके लिए ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आप बनाइए जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इंक्लूड करेगा। सो उसमें ये चीज बोली गई कि 8 इयर्स, तो यहाँ पे तो 8 दे ही नहीं रखा, तो हम बिलो 6 इयर्स की बात करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर में कॉन्सेप्शन से लेके, यानी जब कंसीव हुआ है बच्चा तब से लेके जब तक वो बड़ा होगा गर्भ में और पलेगा बढ़ेगा, और फिर बाद में जब पैदा होने के बाद 6 साल तक तो वो रहेगा। लेकिन एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अगर आंसर मिलता है कहीं बिलो 8 इयर्स या अप टू 8 इयर्स, तो वो 8 वाला आंसर जो है वो रहेगा सही। ओके, Which is not the nature of philosophy? Philosophy का नेचर क्या नहीं है? So it is a science of knowledge. Okay, it is planned attempt to search for the truth. हाँ, हम सर्च मतलब फिलोसफी में हम विजडम की, ट्रुथ की सर्च में ही घूम रहे होते हैं प्लान करके, राइट। तो ये तो ठीक है। इट इज अ कलेक्टिव असेंबल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट, तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी नजर आते हैं हमें कलेक्टिवली, हम देखते हैं कि अच्छा आइडियलिस्टिक में ये चीजें रहेंगी, ये पॉइंट ऑफ व्यूज मिक्स होके ये चीजें बनेंगी, तो वो भी ठीक है। इट इज नीदर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस नॉर ऑन एनालिसिस, ये स्टेटमेंट गलत है जी डेफिनेटली। मतलब साइंस ऑफ नॉलेज, और अगर इसमें से देखें तो ये तो चलो फिर भी चल जाएगी कि ठीक है नॉलेज के बारे में हम बात करते हैं, ट्रुथ की, सच्चाई की, नॉलेज की बात करते हैं हम फिलोसफी में, राइट। एपिस्टेमोलॉजी की, मेटाफिजिक्स की, सब चीजों की बात करते हैं। बट अगर आपने देखा हो जितने भी फिलोसफीज मैंने पढ़ाई है या जितने भी जो फिलोसफी में थिंकर्स पढ़ाए हैं, उनकी सबकी फिलोसफी कहां से निकलती है? उनके एक्सपीरियंस से निकलती है। सो फिलोसफी डेफिनेटली एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, एनालिसिस पे बेस्ड है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि ये ना तो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ना एनालिसिस पे बेस्ड है, और नोट ही हमसे पूछा था, तो ये आंसर होना चाहिए जो है डी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस और एनालिसिस पे बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2 to 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इंडिकेट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? तो इनमें से कौन सी वैल्यूज हाईएस्ट लेवल जो है वो हमें शो करती हैं? सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की यूजुअली वैल्यूज जो है वो 0.0 ये वैल्यूज हम देखते हैं। अगर आप टेबल वैल्यूज देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे वैल्यूज नजर आएंगी, ठीक है। 0.01 पे, 0.2 पे, 0.5 पे और 0.1 पे। बट ये जो 0.01 वाली वैल्यू है इसको हम सबसे बेटर मानते हैं। ऑल्दो कॉमन प्रैक्टिस में हम सबसे पहले टेबल में वैल्यू 0.05 पे देखते हैं कि इस पे जो वैल्यू है इन्फिनिटी पे, उस पे हमारी जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, वो रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है। ओके, और अगर यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही होती है तो हम क्या करते हैं? 0.01 पे चेक करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.01 पे ज्यादा होती है। तो अगर 0.01 वाली वैल्यू के हिसाब से हमारा आंसर सही आ रहा है तो 0.05 पे तो जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो ही जाएगा।
ओके, सो 0.001 हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते, बिकॉज कोई ना कोई, मतलब 0.01 का मतलब क्या है, 1% एरर की प्रोबेबिलिटी है ना. सो 1% एरर की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती ही है. सैम्पलिंग एरर हो गई या कोई ना कोई और एरर हो गई, सो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हम 0.01 को बोलेंगे. इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें नहीं हो सकती, यानी ये 100% सिग्निफिकेंट जो है चीज नहीं होगी, स्पेसिफिकली जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा जी. What is the central tenet of idealism? तो आइडियलिज्म की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो पूछी गई है, यानी सेंट्रल आइडिया क्या है. सो फिजिकल वर्ल्ड हैज नो इनहेरेंट मीनिंग आउटसाइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ज्यादा महत्व दे रही हैं कि उसके अलावा कोई भी इनहेरेंट मीनिंग जो है वो बचता नहीं है. ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही है जो है फिजिकल वर्ल्ड में. ओके, सो कहीं ना कहीं ये एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसा साउंड कर रहा है. ओनली दोज थिंग्स दैट आर एक्सपीरियंस्ड आर रियल. जिनको आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वही रियल हैं. सो आइडियलिज्म तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता. रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड. तो ह्यूमन माइंड के इंडिपेंडेंट जो है वो रियलिटी है. ह्यूमन माइंड का इंडिपेंडेंट रियलिटी से लेना देना नहीं, जो रियलिटी है वो है. ओके, बट आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटी, द ओनली थिंग वर्थ नोइंग. तो ये चीज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है जी आइडियलिज्म की, कि जो कुछ भी है वो आइडियाज ही हैं. जो मतलब ओनली वर्थ जो है ना, ओनली थिंग वो यही है कि आप आइडियाज का, आपको पता हो माइंड, मतलब ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग रियलिटी चेंज होती है, ऐसा इनका कहना है. तो आइडियाज जो हैं वही ट्रू रियलिटी हैं. ये जो है इसका सही आंसर होना चाहिए. ठीक है जी. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो. 230 क्वेश्चंस हो गए हैं. आई थिंक 165 क्वेश्चंस आपके 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे पैटर्न के अकॉर्डिंग में भी. तो जो क्वेश्चन पेपर आपने भेजा उसमें 165 क्वेश्चंस हैं. 130 हम कर चुके हैं, बाकी बचे हुए भी करेंगे, और 2016 का क्वेश्चन पेपर भी हमें कवर करना है. So this was all about today. Thank you so much for watching. रिवाइज करते रहिए, रिवीजन मत छोड़िए. कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए. This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.